इस हैंडहेल्ड डिवाइस पे PS2 की गेम्स भी चलती है, बट गेम कैसी चलती है, कौन कौन सी चलती है और कहीं लैग तो नहीं है, ये सब चीजें देखने के लिए मैंने डब्बा खोला। पर पहले मैं ये बता दूं, इसके साथ का एक और कंसोल R36S पहले ही मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी वीडियो आपने देखी रखी होगी और आपको पता ही होगा कि उसमें तो PSP की गेम्स भी सही से नहीं चलती, बट इस डिवाइस के अंदर PS2 की गेम्स चल रही हैं और ये दोनों कंसोल सेम परिवार के हैं। ये चीज मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसीलिए बोल पा रहा हूँ। इस R50S का मैंने मेमोरी कार्ड निकाल के इसकी थीम्स और फाइल चेक करी थी, उन फाइल्स का नाम R36S ही था, मतलब कि उसी की फाइलें कॉपी इस डिवाइस के अंदर हुई और कहीं ये डिवाइस भी उसके जैसा ही तो नहीं जो PSP की गेमों से लैग होता हो। यही चीज जानने के लिए मैंने इसका डब्बा खोला, जो डब्बा बड़ी ही सेटिस्फाइंगली ड्रॉप होता है और डब्बे के अंदर से 36 और 50 दोनों का सामान सेम निकलता है। सबसे ऊपर ही कंसोल पड़ा था, फिर डब्बे के ऊपर वाली ट्रे उठाने के बाद नीचे से बाकी का सामान निकला, जिसके अंदर एक USB to C टाइप की वायर थी, एक यूजर मैनुअल, एक टेम्पर्ड ग्लास नहीं नॉर्मल प्रोटेक्टर था, उस प्रोटेक्टर को लगाने के लिए कुछ वाइप्स। जैसे ही कंसोल को मैंने ध्यान से देखा, इसके ऊपर भी एक गार्ड लगा हुआ, तो मैं कहा नया क्यों ही लगाना। फिर मैंने जैसे इसको चार्जर के साथ लगाया तो मुझे पता लगा कि ये 20 वॉट के आईफोन के चार्जर से चार्ज नहीं होती, इसको अलग से एक छोटे वाला अडेप्टर चाहिए 5 वॉट वाला, एंड इसके दो पोर्ट्स मिलते हैं आपको, बट ये DC वाले पोर्ट से चार्ज होता है। एंड आई डोंट नो क्यों ये OTG वाला पोर्ट दिया हुआ है, मुझे लगा था कि हार्ड ड्राइव वगैरह कनेक्ट करने के काम आएगा, जिससे डायरेक्टली मैं यहीं से हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके इसके अंदर गेम्स डाल सकूंगा, बट मैंने हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके देखी, हार्ड ड्राइव को पावर ही नहीं दे पाता, तो कनेक्ट ही नहीं होती। फिर इन दोनों के बीच में ही आपको एक ऑक्स का पोर्ट मिलता है, यहाँ से आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, यहाँ से आपको पावर ऑन, स्टैंड बाय और रीसेट का बटन मिलता है। अगर इस बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो पावर ऑन ऑफ होगी, सिंगल प्रेस करोगे स्टैंड बाय पे चला जाएगा, और अगर कभी भी हैंग लैग जो मर्जी हो जाए, फिर रीसेट का बटन है, रीसेट कर लो, काम डन हो जाएगा। जैसे इसको ऑन करा, मैं आपको यूआई एक्सपीरियंस भी बता दूं, आप अलग अलग कंसोल पे जाते हो तो उसी कंसोल का वॉलपेपर आ जाता है और उसी कंसोल का कंट्रोलर भी आ जाता है, ताकि आप सही तरीके से पहचान सको कि इस कंसोल में आपको कौन सी गेम्स मिलती हैं और ये किस कंट्रोलर के साथ आई थी। जैसे कि ये कंसोल PS2 की गेम्स के लिए फेमस है, तो मैंने PS2 का फोल्डर ढूंढा, मैं कहा कोई बात नहीं, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो इस डिवाइस के अंदर भी वही ARC है जो बाकी की सभी रेट्रो कंसोल्स के अंदर होता है, क्योंकि ये चाइना से आते हैं तो एक ही जगह से सारे का सारा सॉफ्टवेयर आता है, तो एक ही एक्सपीरियंस होता है। पर वो एक्सपीरियंस हमेशा वेरी करेगा कि आपके डिवाइस के SD कार्ड में कितना डाटा डाला हुआ है। जैसे कि मेरे इस डिवाइस में सिर्फ एक ही थीम म्यूजिक है, मैं कोई भी ऑप्शन लगाऊं, किसी भी गेम पे जाऊं और किसी भी कंसोल के वॉलपेपर पे जाऊं, किसी तरह का कोई थीम म्यूजिक नहीं चेंज होता था। अगर आपको चेंज करना है तो आप इसकी फाइल्स के अंदर जाके और म्यूजिक्स भी ऐड कर सकते हो। अब इस कंसोल के अंदर टोटल 16,000 से ज्यादा गेम्स मिलती हैं। इस टाइम पे आपको लग रहा होगा वाओ क्या बात है, बट सच्चाई मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ गेम्स रिपीट होती हैं, अगर वो भी कम है आधी गेम्स चलती नहीं है, और आधी से ज्यादा गेम्स आपको पता ही नहीं होगी और ना ही आप खेलने में इंटरेस्टेड होगे, तो ले दे के आपके वही 300 400 500 गेमें बचती हैं। बट अब ये इतनी सारी 16,000 गेमें होने का नुकसान ही हो जाता है कि जौन सी गेम आपको जेन्युइनली खेलनी है, आपको अपने बचपन का वो कैरेक्टर जीना है, वो एक गेम ढूंढना 16,000 के नंबर में से बहुत मुश्किल है। इसी चीज के लिए इसके यूआई में एक फीचर बहुत अच्छा है, अगर आपको उस गेम का नाम याद है तो आप गेम का नाम सर्च कर सकते हो, और सर्च करने के बाद उस गेम को आप अपने फेवरेट्स के अंदर भी ऐड कर सकते हो, तो उस लिस्ट के साथ बेफालतू की गेमों को निकाल के अपनी फेवरेट लिस्ट बढ़िया बना सकते हो। एंड यूआई पर्सनली किसी तरह का लैग नहीं होता, मैंने काफी लोड देके देखा इसको, तो ओवरऑल यूआई से मैं अभी तक सेटिस्फाइड हूं। बट सेटिस्फेक्शन तब मिलेगी जब गेम में बढ़िया चलेंगी, और गेम में चलाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें स्क्रीन कैसी मिलती है। तो इसके अंदर एक 850x480 की डिस्प्ले मिलती है, जो एक 5.1 की IPS डिस्प्ले है, कि आपको व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे मिलते हैं, मतलब कि काफी एक्सट्रीम से भी कलर लॉस नहीं होगा। इंडोर के लिए इस स्क्रीन की ब्राइटनेस काफी अच्छी है, आउटडोर के लिए थोड़ी एवरेज सी हो जाती है, हल्की सी आंखें गड़ा गड़ा के देखनी पड़ती है, पर आपको डेफिनेटली दिखता है गेम आप खेल सकते हो। बट थोड़ा सा स्क्रीन से भी ज्यादा जरूरी है इसके बटन्स की फीलिंग भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, बहुत बुरा नहीं कहूंगा, एवरेज है। पीछे वाली साइड आपको L1 और R1 के बटन्स मिलते हैं, ये प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स नहीं है, बटन्स हैं। फ्रंट पे आपको 2 जॉयस्टिक्स मिलती हैं, जिसकी फीलिंग काफी अच्छी है, अगर आपने निंटेंडो एक्सपीरियंस करा है, बिल्कुल सेम निंटेंडो जैसी जॉयस्टिक्स हैं। ओवरऑल पकड़ने की ग्रिप और हैंड्स की फीलिंग, कैविटी वगैरह सारा कुछ कंफर्टेबल एंड अच्छा लग रहा है। गेम लैग ना हो तो मजा काफी आना चाहिए। तो उस मजे के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें गेम्स कौन सी मिलती हैं। तो ऑलमोस्ट 1980 से लेके 2005 तक की जितनी भी गेम्स लॉन्च हुई हैं, सभी की सभी चलती हैं इस पे, जिसमें आपको सेगा की गेम्स, कैपकॉम, निंटेंडो, मेमे, PSP, प्लेस्टेशन, मतलब के सभी गेम्स मिलती हैं, और PS2 की भी मिलती हैं, जो हम अभी देखते हैं कि कौन सी मिलती हैं और क्या आप अपनी मर्जी की गेम इसके अंदर डाल सकते हो, क्योंकि ये डिवाइस एक ओपन सोर्स है, जिसके अंदर 2 एमुलेटर
एमुलेटर डले हुए हैं, एक PPSSPP का और एक रेट्रो आर्क डाला हुआ है, जिसके थ्रू आप ऑलमोस्ट सभी गेम्स चला सकते हो रेट्रो वाली। सबसे पहले मैंने इसमें 2000 से पहले वाली रेट्रो गेम्स चला के देखी, जिसके अंदर बिल्कुल भी हार्डवेयर पे लोड नहीं होगा। और जैसे ही मैंने कुछ गेम्स ट्राई करके देखी, अलादीन, टॉम एंड जेरी, ये वो गेम्स खेल के मजा आ रहा था, क्योंकि किसी तरह की कोई लैग नहीं फील हुई। बटन्स का रिस्पॉन्स भी अच्छा था कि पीछे वाले R1 और R2 वाले बटन्स हैं, इन गेम्स के अंदर कोई यूज नहीं था, क्योंकि जब ये गेम्स लॉन्च हुई थी तब ये वाले बटन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो इनका कोई यूज भी नहीं है। फिर मैं कहा थोड़ा सा बार और बढ़ाएं गेमिंग का, क्योंकि ये उन रेट्रो गेम्स के अंदर तो पास हो गया था, एंड PSP की गेम्स ट्राई करते हैं जो 2000 के बाद वाली गेम्स हैं, जो ये PPSSPP एमुलेटर के थ्रू रन करता है। उसमें सबसे पहले मैंने ट्राई की बेन 10। अब आम बच्चा देखो कितना खास हो गया है बेन 10। ओए होए होए, वो थीम म्यूजिक, इतना मजा मुझे थीम म्यूजिक से आया, उतना ही मजा मुझे गेम खेल के भी आया, क्योंकि गेम फुल बढ़िया चल रही थी एंड किसी तरह की कोई कंप्लेंट्स नहीं है मेरी। इसीलिए मैंने ट्राई की गॉड ऑफ वॉर PSP वाली, क्योंकि पिछली सारी गेम्स को तो फुल मजे से चला रहा था ये। इस गेम के कट सीन्स देख के मजा आ रहा था, अच्छे चल रहे थे, पर गेम प्ले हल्का सा फीका लगा, कुछ नहीं चल रहा, लिटरली हैंग हो के, ना कोई आवाज आ रही है, ना कुछ कंट्रोल में फील हो रहा है, निहायती कुछ भी नहीं है। वो GTA एक्सपीरियंस ने ना मेरे दिल में वो क्वेश्चन मार्क पैदा कर दिया कि भाई PSP की गेम में इतना हाई एंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो PS2 की गेम में क्या होगा। यही सोच के मैंने GTA चलाई। विदाउट लैग कोई भी कट सीन चल रहा है, देखो जबरदस्त भाई साहब, डैम मैन, मजेदार, लुक एट इट। ओहो हो, आवाज भी काफी अच्छी है, मतलब फुल मजा आ रहा है, काफी अच्छी आवाज है एंड I am impressed। गेम खेलने में मैंने इसके साथ करे 2 टेस्ट। पहला टेस्ट तो था ग्राफिक्स वगैरह का, जो ग्राफिक्स के अंदर किसी तरह की पिक्सलेशन नहीं थी, कोई डब्बे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वैसे भी स्क्रीन छोटी है, डब्बे होने भी नहीं चाहिए, और इसी वजह से ग्राफिक्स मजेदार थे। दूसरी चीज थी लैग, जिटर और किसी तरह का इनपुट लैग तो नहीं। एंड मैंने वही चीज एक्सपीरियंस करने के लिए सिटी के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी को फुल स्पीड पे दौड़ाया, जो गाड़ी भी मैंने हाई स्पीड वाली ली थी, क्योंकि इस कंडीशन में GPU पे काफी ज्यादा लोड होता है, क्योंकि इसको बहुत तेज चीजें रेंडर करनी पड़ती है। इस डिवाइस में किसी तरह का कोई इनपुट लैग नहीं है, जब भी मैं गाड़ी मोड़ता हूँ तभी मुड़ रही है, जितनी मर्जी तेज मैं भगा रहा हूँ गाड़ी भाग रही है, और इनपुट लैग नहीं मिल रहा। हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं, बट मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि गेम प्लेबल नहीं है। नॉर्मल यूज के सिनेरियोस में गेम बिल्कुल प्लेबल है। आप पुलिस वालों के साथ फाइट कर सकते हो, बंदे उड़ा सकते हो, मिशन कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। इस डिवाइस का गेमिंग एक्सपीरियंस तो मुझे अच्छा लगा, बट क्या ये डिवाइस ओवरऑल अच्छा लगा, वो जानने के लिए आपको पता होने चाहिए कौन से। पहले मैं ये बता दूं, बड़ी गेम खेलोगे तो बैटरी भी तो ज्यादा लगेगी, तो इसकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे कि इसके अंदर आपको 2 मोड्स मिलते हैं, पावर ऑन ऑफ का और स्टैंड बाय मोड का, तो इसकी स्टैंड बाय परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। आप गेम खेलते हो तो भी आप काफी देर तक 3-4 घंटे तक आराम से गेम खेल सकते हो, मैंने पर्सनली टेस्ट करा इसको। बट अगर आपकी बैटरी 15-20% रहेगी तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि ये दोबारा ऑन होगा कि नहीं होगा, जिसको ऑन करने के लिए आपको दोबारा से इसको फुल चार्ज करना पड़ेगा, फिर जाके ये ऑन होगा, जो कई बार ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया इसको, ये तो खराब ही हो गया। बट ओवरऑल बैटरी इज गुड। ऑडियो का एक्सपीरियंस डिसेंट था, अगर मुझे कंपेयर करना हो तो एक नॉर्मल 20-25 हजार के फोन के जितना एक्सपीरियंस है। पर बाइंग डिसीजन तब बनता है अगर प्रोडक्ट के कॉन्स पता। तो सबसे पहला कॉन, गेम खेलते हुए इसकी लेफ्ट साइड वार्म होने लग जाती है। मे बी ज्यादा कंपोनेंट्स इस तरफ होंगे या CPU इस तरफ होगा, इसी वजह से अगर ज्यादा कंटिन्यूअस गेम खेलोगे तो हो सकता है कि आपको इसको ऑफ करके भी रखना पड़े। दूसरा कॉन, इसमें PS2 की GTA 3 है, GTA Vice City है, जो GTA Vice City बढ़िया भी चल रही है, जिसके बाद आपका दिल करेगा कि इस कंसोल में और PS2 की गेम्स डालें जो आपको खेलनी है, रेजिडेंट इविल, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, जो कि आप डाल तो सकते हो थ्योरेटिकली, क्योंकि रेट्रो आर्क PS2 की गेम्स चला सकता है। पर मैं पिछले 2 दिनों से रेट्रो आर्क के थ्रू अपने iOS डिवाइस में और इस डिवाइस में भी नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। के लिए मैंने रेट्रो आर्क भी डाउनलोड कर लिया, उसके सारे कोर्स भी डाउनलोड कर लिए, इंटरनेट से उसकी बायोस फाइल जो मिसिंग होती है वो भी डाउनलोड कर ली। सारा कुछ करने के बाद भी मेरी वो चल नहीं रही, जो चीज एक एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर 2 सेकंड के अंदर चल गई। और अगर आपको कोई पुरानी गेम की रोम भी डालनी है, उसके लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। जस्ट इसकी फाइलों में जाओ और फाइलों में जाके कंसोल ढूंढ के उसके फोल्डर के अंदर कॉपी करो। तो आप ये सोच लेना कि पुराने किसी भी कंसोल की गेम्स डाल सकते हो, PSP, निंटेंडो, सेगा, किसी की भी गेम्स डाल सकते हो। PS2 की गेम्स इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके अंदर वो रेट्रो आर्क के थ्रू बायोस फाइल्स मिसिंग है, वो पूरी करके मतलब काफी तामझाम है। 2 दिन खराब करने के बाद अपने भी समझ से परे हो गया। आप में से किसी को आता है प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना, मैं जरूर सीखना चाहूंगा। तीसरी चीज है, अगर आपको जेन्युइनली ऐसे किसी डिवाइस के ऊपर गेम्स खेलनी है तो ये जान लेना कि इसका जो SD कार्ड है वो बहुत ही ज्यादा निहायती देसी है, मैं
बताता हूँ चाइनीज कार्ड होता है, उस चाइनीज कार्ड को एक अच्छे ब्रांडेड कार्ड के अंदर क्लोन कर लेना, ताकि आपका कोई भी फाइल्स, कोई भी डाटा करप्ट ना हो और आराम से आप इस डिवाइस को लंबे टाइम तक खेल सको और एंजॉय कर सको, जिसपे ऑब्वियसली और पैसे खर्चने पड़ेंगे एंड दिस इज कॉन। और क्योंकि ये एक चाइनीज डिवाइस है तो ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ी सी कमी है। आखिरी कौन है कि अलग से इसको चार्ज करने के लिए एक 5 वॉट का चार्जर कैरी करना ही पड़ेगा, पर वो तो अगर आप एक PSP लोगे या R36S लोगे या इसको लोगे, सब कंडीशनों में करना ही पड़ेगा। तो अब इन तीनों में से PSP, R36 और R50 में से कौन सा सबसे सही है? स्क्रीन की बात करूं, PSP में तो पिक्सल ही दिखते हैं भाई, बहुत आंखें खराब करने वाला काम है। R36 की स्क्रीन छोटी है और इसकी स्क्रीन भी बड़ी है एंड पंची भी है एंड सही भी है। फिर PSP के अंदर सिर्फ एक जॉयस्टिक मिलता है, R36 के अंदर 2 मिलते हैं, लेकिन अजीब सी प्लेसमेंट है, इसके अंदर 2 जॉयस्टिक्स भी मिलते हैं और प्रॉपर निंटेंडो वाली फीलिंग के मिलते हैं। फिर PS2 की सिर्फ 2 ही गेम्स मिलती हैं, पर इसी कंसोल के अंदर मिलती हैं, और PSP की गेम्स भी इसमें ही बढ़िया चलती हैं। PSP और R50 में से सबसे बड़ी चीज R50 की ये है कि आप इसको आज की डेट में ब्रांड न्यू खरीद सकते हो। तो ये डिवाइस ऑलमोस्ट आपको 4,500 से 5,000 की रेंज का मिलेगा, जो इस टाइम पे Amazon पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक नया डिवाइस है और अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है इसी साल। तो जल्दी आपको 2-4 महीने में अवेलेबल हो जाएगा। तब अगर आपको लेना है तो इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, पर अपने बच्चों को बिल्कुल भी ये गिफ्ट ना करना, क्योंकि इसकी सिर्फ 5 इंच की स्क्रीन है, जो काफी पास में लाके यूज करनी पड़ती है। बाकी ओवरऑल चीज ये जबरदस्त है, अच्छी खासी बड़ी लाइब्रेरी मिल जाती है, अलग से एक ट्रैवल बडी टाइप हो जाता है, मतलब ओवरऑल ये काफी चीज मजेदार है भाई।